हेलो फ्रेंड, मैं संदीप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम भाग 6 अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जो आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक है और जिला न्यायालय आर्टिकल 233 के अंतर्गत आता है। तो हम आज भाग 6 पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय के बारे में। और इससे पहले हमने लगभग 6 से 8 क्लास इकोनॉमिक्स का ले चुका हूं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के इस अध्याय को आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज हम भाग 6 में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये आर्टिकल 214 के अंतर्गत बताया था। और शपथ जो होता है 219 है। अभिलेखीय न्याय है जो 215 में है। जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 में। और राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट आर्टिकल 231 में बात किया गया रीट जारी करेगा 226 के अंतर्गत। हमने यहाँ हाई कोर्ट और इसे PIL के बारे में पिछले वीडियो में देखा हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपराधिक जो है, ये आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। कौन? अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय जो है ये आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। जिला न्यायाधीश आपराधिक मामला सत्र न्यायाधीश और सिविल मामला जज, सिविल मामला जो होता है ये जिला न्यायाधीश देखता है। आपराधिक मामले ये न्यायाधीश के द्वारा, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आपराधिक मामले और जिला मामला आता है। जिला न्यायालय नियुक्ति होने की क्या योग्यताएं होती हैं? जिला न्यायालय के नियुक्त होने की प्रमुख योग्यताएं या इनकी योग्यताएं क्या हैं? 7 वर्ष का वकालत करने का अनुभव हो, अर्थात इनके पास एक्सपीरियंस हो 7 वर्ष का। फिर 7 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुका हो। 7 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में भी ये कार्य कर चुका हो। नियुक्ति जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जिला न्यायालय की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट की सलाह पर किया जाता है। अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर किया जाता है। इन्हें इनके पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें न्यायालयों पर राज्य के हाई कोर्ट का नियंत्रण भी होता है। उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालय राज्य सूची के विषय हैं। जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालय राज्य सूची का विषय है। और इन न्यायालयों पर राज्य के हाई कोर्ट का भी नियंत्रण होता है। इनके पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें इनके पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। इनकी जो नियुक्ति होती है ये गवर्नमेंट द्वारा हाई कोर्ट तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर की जाती है। न्यायिक समीक्षा, इसकी उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में हुआ था। न्यायिक समीक्षा की जो उत्पत्ति है ये अमेरिका में हुआ था, जिसका प्रतिपादन 1803 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। अर्थात न्यायिक समीक्षा का जो प्रतिपादन है ये 1803 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति इस सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर रखा है। भारत में न्यायपालिका के न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित कर रखा है भारत में। जियोलॉजिकल रिव्यू, आइए जानते हैं ये कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, ये जियोलॉजिकल रिव्यू कहलाता है। अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का संवैधानिकता की जांच
ये जूलॉजिकल रिव्यू के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों मिल करके करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 13 में ऐसा बात किया गया और 32 में संविधान का मूलभूत ढांचा और विकास जो है, ये इसका विकास, जूलॉजिकल रिव्यू का विकास जो है ये अमेरिका में हुआ। अतः न्यायिक समीक्षा की शक्ति में ना तो संविधान संशोधन के द्वारा कटौती की जा सकती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है। अर्थात न्यायिक समीक्षा की शक्ति में ना तो संविधान संशोधन के द्वारा कटौती की जा सकती और ना ही इसे हटाया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायिक समीक्षा कहलाता है। न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं? न्यायालय के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना, ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत या न्यायिक समीक्षा कहलाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा जो है या न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये आर्टिकल 312 में इसका स्पष्ट आधार है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के प्रावधान से सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 143, आर्टिकल 131 और आर्टिकल 226 में ये है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को ये प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा की क्या उपयोगिता है, आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। न्यायिक समीक्षा की उपयोगिता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यकता होती है। संघीय संतुलन अर्थात केंद्र व राज्यों के बीच जो संतुलन बनाए रखने का काम भी न्यायिक समीक्षा का ही काम है। नागरिकों के फंडामेंटल राइट की रक्षा भी न्यायिक समीक्षा के आधार पर किया जाता है। न्यायिक सक्रियता ये अमेरिका में पैदा एवं विकसित हुआ। न्यायिक समीक्षा जो है ये अमेरिका में पैदा एवं विकसित हुई। इस शब्दावली का पहली बार प्रयोग अमेरिकी इतिहासकार आर्थर सॉलिंसर जूनियर ने 1947 में किया था। न्यायिक समीक्षा शब्दावली का पहली बार जो प्रयोग अमेरिका के इतिहासकार आर्थर सॉलिंगर जूनियर ने किया 1947 में। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के द्वारा आगे बढ़ करके भूमिका लेना। न्यायिक सक्रियता का अर्थ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के द्वारा आगे बढ़ करके भूमिका लेना। विधायिका तथा कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाह्य रखना। जनहित याचिका अर्थात PIL न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। जनहित याचिका जो होता है ये भी न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है। स्थानीय स्वशासन, आइए जानते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। भारतीय न्यायपालिका ये 4 स्तर में बटा है। भारतीय न्यायपालिका जो है ये 4 भाग में बटा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक, हाई कोर्ट लगभग 25 हैं और डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट प्रत्येक जिले में इसकी संख्या 1-1 होगी। भारत में सरकार 3 स्तरीय है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। पंचायत राज की बात करें तो ये भी 3 स्तरीय इसके अंतर्गत आता है। कैसे? जिला स्तर पर,
जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसलिए पंचायत राज व्यवस्था भी 3 स्तरीय है। ऐसे भारत में सरकार की बात करें तो ये भी 3 स्तरीय है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, लोकल, अर्थात यूनियन, स्टेट और लोकल। ऐसे भारत में न्यायपालिका की बात करें तो ये 4 स्तरीय इसके अंतर्गत आता है। एक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की संख्या पूरे भारत में 1 होगी, हाई कोर्ट की संख्या 25 है टोटल, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट प्रत्येक जिले में इसकी संख्या 1-1 होगी। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का ये विषय है। स्थानीय स्वशासन जो होता है ये राज्य सूची का विषय है। लोकतंत्र का आधार स्थानीय स्वशासन है। पंचायत राज का शिल्पीकार किसे कहते हैं? पंचायत राज का शिल्पीकार B.R. मेहता को कहा जाता है। नगर पालिका, नगर निगम जो है ये पहला मद्रास में और 1668 में लागू हुआ था। या पहला नगर पालिका नगर निगम पहला जो था ये मद्रास 1668 में। ये अस्तित्व जब आया ये मौर्य काल के समय में ये स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में आया था। सबसे उत्तम उदाहरण चोल स्थानीय प्रशासन था। उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना और सामुदायिक विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। जनक कौन है? रिपन इसके जनक कहे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक ये रिपन को कहा जाता है। जो जनक हैं ये कौन हैं? जनक हैं इसके स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन। इससे संबंधित पारित प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता। अर्थात रिपन ने इससे संबंधित पारित प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882 में कहा गया। चुनाव जो है, चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेगी। राज्य सरकार के द्वारा चुनाव किया जाता है। राज्य निगम अधिनियम चुनाव कराता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, अशोक मेहता समिति 1977 में और GV.K. राव समिति 1985 में बना, M.L. सिंघवी समिति 1986 में बना था। अर्थात हम इसके जानेंगे कि M.L. सिंघवी समिति 1986 में, GV.K. राव समिति 1985 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ऐसे P.K. थुंगन समिति 1989 और 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। आइए हम इनके संविधान संशोधन में क्या प्रमुख अंतर थे इसे देखते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और 73वें संविधान संशोधन में क्या प्रमुख अंतर देखने को मिलता है। तो देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति ये अपनी रिपोर्ट 1857 में प्रस्तुत किए थे, लेकिन अशोक मेहता समिति इनका गठन ये दिसंबर 1977 में हुआ था। बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिए थे, लेकिन अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू कर दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति। अर्थात यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू कर दिया गया। और अशोक मेहता समिति कार्यकाल को 4 वर्ष करने का सुझाव दिया। आइए 73वें संविधान संशोधन जो है ये पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कुल विषय थे इसमें 29 विषय था। पंचायती राज दिवस घोषित कर दिया गया 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था घोषित कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आता है। और नगर में बात करें तो नगर क्षेत्र, नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका आती है। मतलब लगभग नगर निगम 5 लाख जनसंख्या होगी तो नगर निगम होगा, नगर पंचायत 1 लाख प्लस होगा, नगर पालिका 1 से 1.5 लाख तक होगा तो नगर पालिका के अंतर्गत वो नगर पालिका बन जाता है।
ये राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन जो होता है ये राज्य सूची का विषय है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। सर्वप्रथम 1864 में स्थानीय स्वशासन को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम 1864 में स्थानीय स्वशासन को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य स्थानीय स्वशासन का उत्तम उदाहरण है। प्राचीन काल में जो चोल साम्राज्य थे ये स्थानीय स्वशासन का उत्तम उदाहरण था। 1870 में लॉर्ड मेयो में पंचायतों का कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में पारित प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1907 में गठित शाही आयोग का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। 1907 में गठित शाही आयोग का संबंध जो है यह स्थानीय स्वशासन से है। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में पारित प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों का कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता प्रदान किया था। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य ने स्थानीय स्वशासन का उत्तम उदाहरण है और सर्वप्रथम 1864 में स्थानीय स्वशासन को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया और भारत में स्वशासन संस्थाओं को अस्तित्व प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। अर्थात जो स्थानीय स्वशासन है ये पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया 1935 में। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। जो स्थानीय स्वशासन है ये लोकतंत्र का आधार है जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। आइए हम समझेंगे यहाँ पर संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन के अंतर्गत जो है ये संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। वहीं नगरीय प्रशासन के लिए संवैधानिक दर्जा ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही प्रदान कर दिया गया। अर्थात संवैधानिक दर्जा पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन और नगरीय प्रशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन था। ये पास कब हुआ? ये पास हुआ था लोकसभा में 21 दिसंबर और राज्यसभा में 22 दिसंबर को। ये पास हुआ था लोकसभा में 21 दिसंबर, राज्यसभा में 22 दिसंबर को और ये भी उसी डेट को ही पास हुआ था। राष्ट्रपति का सिग्नेचर हुआ पंचायती राज व्यवस्था के लिए 20 अप्रैल 1993 को। वही 20 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 20 अप्रैल 1993 और ये 2 जून 1993 को लागू हुआ। जोड़ा गया था पार्ट 9 में भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ में, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया था भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। वही नगरीय प्रशासन ये भाग 9A में जोड़ा गया 243 P से लेकर के 243 अनुसूची 12 में है। 18 विषय हैं और ये जो है पंचायती राज ये अनुसूची 11 इसमें 29 विषय हैं और नगर प्रशासन अनुसूची 12 में है जिसमें 18 विषय हैं। राष्ट्रपति जो है उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे श्यामक दयाल शर्मा और एच.डी. शर्मा थे। नगरीय प्रशासन के समय एच.डी. शर्मा थे और इसमें भी एच.डी. शर्मा ही थे। पीएम जो थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे और नगरीय प्रशासन या 74वें संविधान संशोधन के समय भी पी.वी. नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री थे।
आरक्षण की बात करें तो यह आरक्षण जो 243 डी में है और इसमें आर्टिकल 243 टी में है। और राज्य वित्तीय अधिनियम ये आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई में है। राज्य निगम अधिनियम जो है ये आर्टिकल 243 के और ये आर्टिकल 243 2A में है। ग्राहवी अनुसूची के विषय आइए जानते हैं। ग्राहवी अनुसूची विषय जो आर्टिकल 243 6 में आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है चलिए जानते हैं। कृषि एवं कृषि का जो विस्तार है ये कृषि एवं कृषि का विस्तार ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन भी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज और लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, सामाजिक समाज कल्याण, विकलांगता व मानसिक मंद व्यक्तियों सहित दुर्बल वर्ग, सुप्रीम कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। नगर निगम पहला मद्रास में 1687 से 88 में, कलकत्ता में 1726 में। 12वीं अनुसूची ये आर्टिकल 243 में आता है। नगरीय योजना, 12वीं अनुसूची में नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजनाएं भी हैं, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, ये सड़कें और पुल, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदान, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं और नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्लभ वर्गों के जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता का उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेलों के मैदानों की व्यवस्था, ये सब नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि, शवगाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान और विद्युत शवदाह, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म व मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है, लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत पथ, प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं, वधशालाओं और जन शोधशालाओं का विनियमन, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध के बारे में समझते हैं। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्त संबंध, ये 3 संबंध केंद्र राज्य के बीच का संबंध आता है। विधायी संबंध जो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक है, ये भाग 11 में, और वही प्रशासनिक संबंध ये 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक, ये भी भाग 11 में आता है। वित्तीय संबंध देखें तो 264 से लेके 293 तक, ये भाग 12 में आता है। तो इसमें हम संघीय प्रशासन प्रणाली के बारे में समझते हैं। ये पहला
पहला जो देश है संघीय प्रशासन प्रणाली था वो अमेरिका था। ये संघवाद का उदय भी अमेरिका में ही हुआ है। भारतीय संघीय व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संघीय जो व्यवस्था है कनाडा से लिया गया, लेकिन जो संघवाद का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। संघीय प्रशासन प्रणाली लागू करने वाला पहला देश भी अमेरिका है और यह संघवाद का उदय अमेरिका से हुआ। भारतीय संघवाद का व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया। भारत में शुद्ध संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाया। भारत में शुद्ध संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाया। भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है। भारत संघीय व्यवस्था के साथ साथ सशक्त के व्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संविधान में मौजूद संघीय व्यवस्था के कुछ अपवाद भी यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि केंद्र के द्वारा गवर्नमेंट की नियुक्ति, एकल नागरिकता है, आपातकाल की व्यवस्था है यहाँ पे, और अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS हैं। कुछ परिस्थितियों में केंद्र का राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना भी कुछ विषयों में केंद्र का राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना का भी अधिकार है। संघीय भारतीय संविधान में ये शब्द नहीं है राज्यों का संघ, अर्थात संघीय जो है भारत में भारतीय संविधान में ये शब्द नहीं है, संघीय है अर्थात राज्यों का संघ। अर्थात जो भारत क्या है, ये राज्य और संघ मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार शक्तियों का बंटवारा है। राज्य की शक्तियों का बंटवारा अलग है और केंद्र सरकार की शक्तियों का बंटवारा अलग है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है ये कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सूची कानून बनाने का अधिकार इसके पास भी है। समवर्ती सूची कानून बनाने का अधिकार इसके पास भी है। अर्थात कानून बनाने का जो अधिकार है ये संसद के पास, और वही राज्य सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है विधानमंडल के पास में है। और समवर्ती सूची जो है ये संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। आप विशिष्ट शक्तियाँ आर्टिकल 248 में आती है। इन विषय पर बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसके अंतर्गत अर्थात संघ सूची के अंतर्गत जैसे सुरक्षा आता है, अर्थात केंद्र सरकार के अंतर्गत सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना, अंतर्राज्यीय नदियाँ, ये राज्य सूची ये संघीय सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व और लोक स्वास्थ्य ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। और वही समवर्ती सूची के अंतर्गत मजदूर संगठन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय राजमार्ग और जंगल ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। राज्य और राज्यों के मध्य संबंध क्या है, आर्टिकल 1 में बात किया गया। अर्थात हम राज्य और संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है ये हम अगले वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को जो पहली बार देख रहे हों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और आपको इस नोट्स को बार बार पढ़ करके इसके दिए गए पॉइंटों को समझना है और बार बार पढ़ना है। जैसे नोट्स आप पढ़ते हैं ऐसे वीडियो को बार बार ज़रूर देखें। चलिए हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।